अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम शफ़ी मदनी साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, और दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न की काफ़ी चर्चा है और 12 स्टेट में इस वक्त SIR चल रहा है और कल उनमें से 11 स्टेट के SIR की इंटरिम लिस्ट आ चुकी है। एक स्टेट में ऑलरेडी SIR हो चुका है, तो कहा जा सकता है कि मुल्क का एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा, जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न हो चुका है। और इसमें लग रहा है बार बार लोगों को कि ये नई चीज़ अचानक से हमारे बीच में क्या आ गई है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। तो इसमें SIR को की ज़रूरत को या SIR को हमें समझने के लिए जो 1955 का सिटीज़नशिप एक्ट था, उसको जो अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत 1999 से 2003 के बीच में थी, उस हुकूमत ने 2004 तक हुकूमत थी। 2003 के जुलाई में विंटर सेशन में अमेंडमेंट एक्ट पेश किया था सिटीज़नशिप का। जिस सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट की हम लोग CA के तहत बात करते हैं, उसी तरह से 2003 में भी एक अमेंडमेंट एक्ट पेश हुआ था। और उस अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़नशिप NRC जो है, अब वो कानून होगा। इससे पहले NRC जो है वो सिर्फ बॉर्डर स्टेट या आसाम जैसे स्टेट के लिए 1951 में हुआ था और आसाम या बॉर्डर स्टेट के लिए उसकी ज़रूरत की बात करी जाती थी। लेकिन 2003 के जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट का एक्ट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पास किया, उसमें उन्होंने बात कही कि NRC जो है वो कंपलसरी है, वो पूरे मुल्क में होगा। फिर दूसरा उन्होंने इसमें चेंज ये किया कि सिटीज़नशिप जो है वो सिटीज़नशिप बाय बर्थ, जो 1955 का कानून ये कहता था कि सिटीज़नशिप जो है वो बाय बर्थ, यानी कि कोई भी इंसान अगर हिंदुस्तान में पैदा हो गया, उसकी पैदाइश हिंदुस्तान की है, तो वो हिंदुस्तान का शहरी माना जाएगा। लेकिन जो ये अमेंडमेंट हुआ उसने उसमें कैटेगरिकल चेंज डाले। वो पहला चेंज ये था कि अगर वो आदमी 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 के पहले की उसकी बर्थ है, तब वो इंडियन सिटीज़न माना जाएगा। और अगर जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच की उसकी पैदाइश है, तो उसके दोनों पेरेंट्स में से या वालिदैन में से कोई एक आदमी जो है वो इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। तो पहले बाई बर्थ था, फिर बाई बर्थ में उन्होंने एक डेट डाली, उसमें एक क्लॉज डाला। फिर उस डेट के बाद की जो डेट डाली उसमें पेरेंट्स का कह दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर 2004 के बाद जो भी आदमी पैदा है उसका एक, यानी कि वो जो भी आदमी पैदा हुआ है उसके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स जो है वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक क्लॉज और डाल दिया कि वो जो है अवैध प्रवासी ना हो, यानी कि जो माँ या बाप हैं, एक तो इंडियन सिटीज़न हो और दूसरा जो है वो अवैध ना हो। यानी कि यहाँ पर एक बहस उन्होंने शुरू करी सिटीज़नशिप के साथ कि अगर आपके पेरेंट्स में से कोई बाहर से आया हुआ है तो वो जो है वो लीगल इमिग्रेंट होगा, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होगा। अगर इलीगल इमिग्रेंट है तो आपको सिटीज़न नहीं माना जाएगा। तो यहीं से पूरी जो है वो SIR का पूरा प्रोसेस लिया गया है। SIR में भी ये कहा जा रहा है कि आपको जो 87 के पहले के हैं तो आपको अपने पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2003 तक के हैं तो किसी एक का दिखाने की ज़रूरत है, और 2004 के बाद की पैदाइश है आप
2003-4 दिसंबर के बाद किए तो फिर आपको अपने दोनों पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत है। तो ये जो SIR का प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरा 2003 के सिटीजनशिप के अमेंडमेंट से लिया गया है। इससे पहले ये अमेंडमेंट पास हो रखा था, 2003 में पास हो गया था, लेकिन 3 से लेकर 21 साल 22 साल इस पे 22 साल तकरीबन इस पे किसी भी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये जो प्रोसेस पास किया गया था, उन्होंने अब क्या किया है, इस सिटीजनशिप के ड्राफ्ट को इलेक्टोरल ड्राफ्ट से कनेक्ट कर दिया है। ये साफ साफ क्लॉज जो हैं वो उस पे मौजूद हैं। अब इसका पॉलिटिकल मामला क्या है? ये पूरा पॉलिटिकल मामला ये है कि ये पूरा SIR या इसके जैसी दूसरी चीज़ें ये पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चेंज करने के लिए लाई गई हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चेंज करने के लिए इस वक्त 3 तरह से बातचीत चल रही है। एक बात ये चल रही है कि हम एरिया चेंज कर देंगे। वो एरिया क्या है जिसके बारे में बहस हो रही है? वो है डिलिमिटेशंस। डिलिमिटेशन के कमीशन को रिव्यू करना है। अब जो डिलिमिटेशन कमीशन ने प्रपोजल दिया है वो प्रपोजल ऐसा ही है कि जहां पर भाजपा या NDA अलायंस की पार्टीज जो हैं, जहां पर जीत नहीं पा रही हैं इलेक्शन को, वहां पर ये कह रहे हैं कि हम वहां सीट कम कर देंगे। तो उसको उन्होंने पॉपुलेशन और बर्थ कंट्रोल से कनेक्ट किया है। तो वो ये कह रहे हैं कि केरल में जो 20 सीटें हैं वो घटकर 16 के आसपास पहुंच जाएंगी। तमिलनाडु भी अपनी सीट लूज करेगा, आंध्रा भी अपनी सीट लूज करेगा, यानी कि मोटा मोटा जो पूरा साउथ है उसकी 1/3 के आसपास, 1/3 से 1/4 के बीच में सीट लूज हो जाएंगी। और यूपी जहां पर इस वक्त पार्लियामेंट की 80 सीटें हैं, वहां नए प्रपोजल ड्राफ्ट के हिसाब से 80 से 120 सीटें हो जाएंगी। बिहार में 40 हैं तो तकरीबन 70 के आसपास पहुंच जाएंगी। तो जहां पर NDA जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, वहां पर उसको वो डिलिमिटेशन के जरिए सीटें बढ़ा देगी और जहां हार रही है वहां सीटें कम कर देगी। उसके अलावा डिलिमिटेशन का एक दूसरा प्रोस्पेक्ट भी है कि जहां पर मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरियाज हों, उस मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरियाज को की मैपिंग ऐसी डिस्ट्रीब्यूट वे में करो, ऐसा उसको अलग अलग इलाकों में काटा जाए जिससे कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को मिनिमाइज किया जा सके। जैसे NRC पूरे मुल्क में होनी थी, अब वो NRC नहीं कर रहे हैं, SIR कर रहे हैं। जब हम SIR पे डिटेल बात करेंगे तो आसाम के SIR पे भी बात कर लेंगे। वैसे ही पायलट आसाम में NRC हो चुकी है, तो वैसे ही डिलिमिटेशन का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी आसाम में हो चुका है। आसाम में डिलिमिटेशन से पहले असेंबली में 36 सीटें ऐसी थीं जहां पर मुसलमान उन सीटों के की वोटर की हैसियत रखते थे, यानी कि मुस्लिम कंसंट्रेटेड सीटें उनको कहा जाता था। लेकिन डिलिमिटेशन में एरिया को ऐसा काटा गया, ऐसे ऐसे इलाकों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिससे वो जो 36 सीटें होती थी उनको 21 सीटों पे कन्वर्ट कर दिया गया। तो एक तरफ ये है कि उन इलाकों में को कम करो जहां पर हम हार रहे हैं, उनकी सीटें कम करो, और बाकी जिन इलाकों में जो कम्युनिटीज़ हमको वोट नहीं देती उन कम्युनिटी के कंसंट्रेटेड एरिया को जो है वो इस तरह से उसकी मैपिंग करी जाए जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। जैसे बदरुद्दीन अजमल साहब की सीट थी जिसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ कि वो सबसे ज़्यादा वोट में हिंदुस्तान से हारे, तकरीबन 10 लाख वोट से ज़्यादा हारे। लेकिन आप अगर देखें तो 2 डिस्ट्रिक्ट आसपास हैं, बल्कि 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आसपास हैं। एक धुबरी है और एक बरपेटा है। बरपेटा में मुसलमान वोट की तादाद तकरीबन जो है वो 60% के आसपास थी और धुबरी में भी लगभग 63% के आसपास थी। तो इन्होंने क्या किया, डिलिमिटेशन कैसा गेम है कि 3 असेंबली जो मुस्लिम कंसंट्रेटेड थी उनको काटकर बरपेटा से धुबरी में जोड़ दिया, और धुबरी में एक कोकराझार की डाल दी, एक दूसरे इलाके की डाल दी, एक दूसरे इलाके की डाल दी। तो वहां पर जो बरपेटा है वहां पर मुसलमान जहां पर 60% था, वहां पर उन्होंने 30% मुसलमानों को निकाल कर और धुबरी में जोड़ दिया। तो धुबरी में ऑलरेडी 60 से अबव था, वहां मुसलमानों की तो उस सीट में तादाद 90% के आसपास पहुंच गई और इधर 30% बची।
तो 2 सीटों पर पहले रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान चुन के जा रहे थे। अब क्या हुआ कि 2 की जगह 1 हो गया। और दूसरा नतीजा यह निकला कि धुबरी जो है इंडिया की इस वक्त सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी तकरीबन 28 लाख वोट के आसपास की पहुंचा दी। अब जाहिर सी बात है कि जब 28 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो उसमें हार जीत भी 10 लाख वोट के आसपास की होगी। तो ये एक डिलिमिटेशन है जो जिस टूल के तहत वो एरिया को पूरे चेंज करना चाहते हैं, जो पूरे मुल्क की डेमोक्रेटिक डेमोग्राफी है, डेमोक्रेटिक मैपिंग है, उसको अपने हिसाब से अकोमोडेट करना चाहते हैं। फिर दूसरा है टाइम। टाइम क्या है? टाइम यह है कि हर 3 महीने के बाद, अभी बिहार का इलेक्शन हुआ, बिहार के बाद अब बंगाल और आसाम का इलेक्शन होगा, फिर उसमें एफर्ट लगेंगे, फिर कर्नाटका का इलेक्शन आ जाएगा। तो हर बार कुछ बालाकोट करना पड़ेगा, हर बार कुछ जो है वो पुलवामा जैसा कुछ मामला होगा, कुछ इस तरह की चीजें होंगी जिसको पॉलिटिकली सेंसिटाइज करके हुकूमत को 3 महीने अपने आप को झोंकना पड़ता है उस इलेक्शन में। इसके लिए वो लेकर आए हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट, जिसके तहत उन्होंने वो बिल भी लेकर आए और वो स्टैंडिंग कमेटी में गया है। तो अब 1 नेशन 1 इलेक्शन में ये है कि 5 साल में एक बार 2 महीने मेहनत कर लो और फिर उसके बाद कोई स्टेट के इलेक्शन नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सारे इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे। यानी कि असेंबली के इलेक्शंस भी हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस भी हो जाएंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जाएंगे। तो पहला था एरिया, जिसके तहत वो डेमोक्रेटिक मैपिंग या पॉलिटिकल मैपिंग को चेंज करना चाहते हैं। दूसरा है टाइम, की वो टाइम फ्रेम अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तीसरा है पीपल, यानी कि अब एसआईआर के जरिए क्या है? एसआईआर के जरिए जो है, पहले ये कहा जाता था कि वोटर जो है वो सरकार चुनते हैं। एसआईआर एक ऐसा पूरा प्रोसेस है जिसके तहत सरकार पहले से अपने वोटर को चुन रही है और अपने हिसाब से वोटर को सेट कर रही है। और उसके लिए बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। पहले यह कहा जा रहा है कि ये जो 12 स्टेट में, जब मैंने कहा आपसे, तो 12 स्टेट में हुआ, उसके अलावा बिहार में हुआ। आसाम में एसआईआर नहीं चल रहा है। आसाम में एसआईआर की जगह आईआर चल रहा है, जिसको इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। और ये इंटेंसिव रिवीजन हमारे यहाँ होता रहा है। इंटेंसिव रिवीजन क्या चीज़ है और कैसे होता रहा है? जो ये बार बार ये कहा जा रहा है कि 20-22 साल पहले 2002 और 2003 में भी एसआईआर हुआ है, वो कभी भी एसआईआर नहीं हुआ। एसआईआर होने का मतलब ये है कि आपके पास में जो है वो इलेक्शन कमीशन का कोई नुमाइंदा आता है, वो लिस्ट लेके वो पूछता है, अच्छा पिताजी गुजर गए, वो उनका नाम क्रॉस लगा देता है। अच्छा ये बच्चा अब 18 साल का हो गया, उसको ऐड ऑन कर देता है। वो एक रिवीजन का प्रोसेस है, ये हमेशा से होता रहा है। तो ये बार बार ये कहना कि जो है वो हम पुरानी लिस्ट को रिवाइज कर रहे हैं, ये पूरा एक फेक प्रोसेस है। अब जितनी भी पुरानी लिस्ट हैं उनका कोई मतलब नहीं है। प्योरली एक नई लिस्ट बनाई गई है जिसका कोई रिलेशनशिप पुरानी लिस्ट से नहीं था। अब आप ये समझें कि एक पुरानी लिस्ट थी, उसका कोई रेफरेंस लिया जा रहा हो, कोई माना जा रहा हो, उसको कहीं कुछ माना नहीं जा रहा है। एक नई डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं। उन डॉक्यूमेंट में एक पॉइंट 2003 का भी रखा गया है कि 2003 के इलेक्टोरल रोल्स में किसका किसका नाम था। अदरवाइज पूरा ये जो प्रोसेस है वो एक नई लिस्ट बनाई जा रही है जिसका पुरानी लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आज़ादी के बाद जो इलेक्शन की लिस्ट थी, वो पुराना जो प्रोसेस चलता आ रहा था उसी में नाम ऐड हुए हैं और हमेशा आईआर हुआ है। कभी भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस तरह से नहीं हुआ। तो ये जो क्लेम है कि पुरानी लिस्ट को हम ठीक कर रहे हैं, पुरानी लिस्ट को आपने फ्रीज कर दिया है, उसका वो अब मीनिंगलेस है। आप जो तैयार कर रहे हैं वो जो है वो बिल्कुल नई लिस्ट है और 22 साल पहले का जो आपका क्लेम है वो क्लेम जो है वो गलत है। अब दूसरा, इट्स अबाउट द टाइमिंग। एसआईआर का ये रूल जो है वो खुद ये रूल कहता है कि एसआईआर होने में और इलेक्शन होने में कम से कम 6 महीने का फासला होना चाहिए। बिहार में जब एसआईआर हुआ तो वहां पर 4 महीने के अंदर इलेक्शन हो गया। तो अब ये मसला है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है। आसाम में जो एनआरसी है लगभग उसी तरह का ये प्रोसेस है, उसी तरह के पेपर्स आपने मांगे हैं।
आसाम में जो एनआरसी हुई उसके पूरे प्रोसेस में आपने 4 साल के आसपास का वक्त दिया। इंटरिम लिस्ट आई, फिर 6 महीना मिला, फिर दूसरी लिस्ट आई, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बना, तो उसमें लगभग आपने 4 साल का टाइम दिया। 2014 में जो एनआरसी शुरू हुई, 2014 की एनआरसी की 2018 में इंटरिम लिस्ट आई, 2019 में उसकी फाइनल लिस्ट आई। उसके इसी सेम प्रोसेस को आप जो है वो 25 दिन में करना चाहते हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने 3 महीने का टाइम दिया, लेकिन बिहार में टेक्निकली 20 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं था लोगों के पास में अपने डॉक्यूमेंट को जमा करने के लिए। फिर उसके बाद में ये बार बार कहा जा रहा है एसआईआर के प्रोसेस में कि हम बहुत ढेर सारे सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि 11 सर्टिफिकेट्स हैं, उनमें से एक सर्टिफिकेट ही तो आपसे मांग रहे हैं। लेकिन आप अगर उन सर्टिफिकेट्स को ध्यान से देखेंगे, और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स को भी अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो 40% से ज़्यादा आबादी ऐसी बचती है कि जिसके पास ये 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। जैसे आपने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो बर्थ सर्टिफिकेट पूरे बिहार में जहाँ पर एसआईआर मुकम्मल हो चुकी है वहाँ पर सिर्फ 2.6% पॉपुलेशन के पास बर्थ सर्टिफिकेट था। आपने कहा कि पासपोर्ट होना चाहिए, तो पासपोर्ट पूरे बिहार में 2.8% लोगों के पास में है, यूपी में 4% लोगों के पास में है, तेलंगाना में 12% लोगों के पास में है, केरला में पोजीशन बेहतर है, लगभग 30% के पास है, लेकिन नेशनल एवरेज 11% का है कि 11% लोगों के पास में पासपोर्ट है। फिर उसी तरह से गवर्नमेंट जॉब की आपने बात करी कि गवर्नमेंट जॉब का भी डॉक्यूमेंट वन ऑफ द डॉक्यूमेंट कंसीडर होगा, तो पता चला गवर्नमेंट जॉब का जो डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट जॉब वाले सिर्फ 0.7% हैं, 0.7% से ज़्यादा है ही नहीं गवर्नमेंट जॉब के लोग। तो वो जो है एक मसला है। फिर एक पूरा नैरेटिव आपने ये बनाया कि ये पूरी एसआईआर जो है वो हम कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर रखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वन ऑफ द पेरेंट्स में से इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। तो 589 पेज का सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब सबमिट किया। जब ये सुप्रीम कोर्ट में पूरा प्रोसेस चला, उस पूरे जवाब में जो पूरा उनका रिप्लाई था, कोई सिंगल वर्ड बांग्लादेशी नहीं था, कोई सिंगल वर्ड जो है रोंगिया नहीं था, और कोई सिंगल वर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स का नहीं था। तो अब जो इसकी बुनियादी सोशल पॉलिटिक्स है, वो सोशल पॉलिटिक्स क्या है? वो बुनियादी सोशल पॉलिटिक्स ये है कि इंडिया की डेमोक्रेसी की, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है या हिंदुस्तान की जो पूरा इलेक्टोरल सिस्टम है, उसकी तारीफ इस बात की थी कि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश करी जाती थी। अभी तक आपने ये देखा होगा कि पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में हमेशा ये कोशिश करी जाती रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराया जाए। 10 साल पहले तक इलेक्शन कमीशन की एक ड्राइव थी कि जो लोग रैन बसेरा में रह रहे हैं, फुटपाथ में सो रहे हैं, उनको भी इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम जोड़ेंगे और उनका भी हम वोटर कार्ड बनाएंगे। तो इसके नतीजे में हम जो कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन ये होती है कि हिंदुस्तान की या मुल्क की इस वक्त एडल्ट पॉपुलेशन क्या है। तो एडल्ट पॉपुलेशन का 97% इलेक्टोरल रोल में होता है इंडिया का बिफोर द एसआईआर प्रोसेस। यानी कि अगर 100 लोग किसी इलाके में 18 साल से ऊपर के हैं तो उनमें से 97 लोग, 97 लोग इलेक्टोरल रोल्स का, वोटर लिस्ट का पार्ट होते थे। और ये स्टेट का काम था कि स्टेट जो है वो एश्योर करे, इंश्योर करे कि वो उनके नाम किसी भी हाल में हो। अब बहुत स्मार्टली ये काम किया गया है कि जो बर्डन था, जो ऑनस था, वो शिफ्ट कर दिया गया है सिटीजन की तरफ। पहले स्टेट का काम था कि स्टेट इलेक्टोरल रोल में नाम
इंश्योर कराते थे। अब स्टेट ने ये काम किया है कि किसी इंडिविजुअल की, यानी कि हर फर्द की, सिटीजन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप जो है अपना SIR का फॉर्म नहीं भरेंगे, अपना इलेक्टोरल रोल का फॉर्म नहीं भरेंगे, तो अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बाहर चले जाएंगे। और लगभग यही प्रोसेस जो हमारी डेमोक्रेसी और US की डेमोक्रेसी में था, वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है, वो अमेरिकन डेमोक्रेसी में स्टेट का रोल नहीं था अपने सिटीजन्स को इलेक्टोरल प्रोसेस में डालने का, बल्कि सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमेरिका में कि वो इलेक्टोरल ऑफिस जाए, इलेक्शन ऑफिस जाए और वहां पर अपना नाम डलवाए। नतीजा यह था कि मैंने जैसे आपसे कहा कि 97% जो है वो लोग हिंदुस्तान की इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल थे, उसके मुकाबले अमेरिका में सिर्फ 76% लोग इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल हैं। तो अब वहां पर जो 24% लोग गायब हुए हैं, यानी कि जिनको इस पूरे सरकार को चुनने का, कि ट्रंप रहेंगे, कि ओबामा रहेंगे, कि दूसरे लोग रहेंगे, वो चुनने का अख्तियार वहां के 24% लोगों को पास है ही नहीं। अब वो 24% कौन है? वो 24% माइग्रेंट हैं, वो 24% ब्लैक्स हैं, यानी कि जो माइनॉरिटीज और माइग्रेंट हैं, वीमेन हैं, इलिटरेट हैं, गरीब मजदूर है, काला है या औरतें हैं, वो उसमें से शामिल है। अब बिहार की SIR में जो नतीजा निकला, वो नतीजा ये निकला कि बिहार की SIR के बाद वहां पर 86% के आसपास, जो पहले 98 था, नेशनल एवरेज 97 था, 98% बिहार में था, यानी कि बिहार की जो एडल्ट पॉपुलेशन थी उसकी 98% जो है वो उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थी। अब उसको वो 84 से 86% के बीच में कर दिया गया है। 3,55,000 वोट वहां पर उन्होंने डाउटफुल सिटीजन की लिस्ट में डाले हुए हैं। अब ये तो ओवरऑल मसला है। अब इस मसले का हम अपोज क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि ये कोर्ट में APCR की हैसियत से हम लोग भी कोर्ट गए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी गई हैं, दूसरे सोशल ग्रुप्स भी गए हैं, PUCL भी गया है, BJA भी गया है, कई सारे लोग अलग अलग गए हुए हैं। तो अब उसमें यह है कि ये जो वायलेशन है, वो जो आर्टिकल 326 किसी भी एडल्ट इंडियन सिटीजन को ऑटोमेटिक उसको इलेक्टोरल रोल का जो राइट देता है 326, उसका ये बेसिक वायलेशन है। उसके अलावा जो वायलेशन ऑफ इक्वलिटी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 14 और 15, जो आर्टिकल 14 और 15 जो है इलेक्टोरल लिस्ट में नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, ये उसका भी वायलेशन करता है। और उसके अलावा उसमें सेक्शन 21(3) हैं RPA 1950 का, जिसके लीगल मामला बनता है। लेकिन बुनियादी तौर पर समझने के लिए इस आर्टिकल में जो सबसे बड़ा मसला है, वो मसला ये है कि इसके ऑर्डर नंबर 5B में, जो ऑर्डर इन्होंने 24 तारीख को एक ऑर्डर निकाला, 24 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर का कॉलम नंबर 5B ये कहता है कि किसी भी BLO को ये राइट है कि वो BLO किसी का भी फॉर्म लेगा और देखेगा, और देखने के बाद उसको वो फॉरेनर डिक्लेयर कर सकता है, डाउटफुल डिक्लेयर कर सकता है। तो आपको और हमको पता है कि ये डाउटफुल की पूरी स्टोरी आसाम से शुरू हुई, और आसाम में ये एक माहौल बनाया गया कि आसाम में बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। और 1989 में वहाँ पर जब जनरल सक्सेना, वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल सक्सेना वहाँ के राज्यपाल थे, तो उन्होंने एक ख़त लिखा था होम मिनिस्ट्री को, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 4,500 बांग्लादेशी रोज़ जो है वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। अब उसके हिसाब से तो 10 साल पहले बांग्लादेश खाली हो जाना चाहिए। फिर
पार्लियामेंट के अंदर इंद्रजीत गुप्ता ने यह बात कही कि तकरीबन 30 लाख जो है वो बांग्लादेशी हिंदुस्तान में है। श्री प्रकाश जायसवाल के वक्त वो 50-60 लाख लोग आ गए। तो एक बांग्लादेशियों के नाम से हंगामा मचाया गया। और बिहार की SIR में जो सबसे ज़्यादा मीडिया ने यह बात उछाली, वो बात ये उछाली कि बांग्लादेश के लोग सीमांचल में आ रहे हैं। सिर्फ तकरीबन 20 किलोमीटर किशनगंज के इलाके से बांग्लादेश के बॉर्डर, उत्तर दिनाजपुर का जो इलाका है उससे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। तो अब हम जब ये देखते हैं कि आज के बांग्लादेश के हिसाब से इस क्लेम को कहाँ लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये प्रोपेगेंडा को जब आप देखेंगे या बात इस पे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एनालिसिस करेंगे। सो इस वक्त बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि एक आदमी की एवरेज जो आमदनी है बांग्लादेश में, वो 19,500 रुपये है। बांग्लादेश में 19,500 रुपये है। और बिहार में पर कैपिटा इनकम 5500 रुपये है पूरे बिहार में। और जिस इलाके का एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि सीमांचल में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, सीमांचल के इलाके में बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, वहां की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 2800 रुपये है। तो अब आपकी अगर ये अकल ये दलील एक्सेप्ट कर ले कि 19,500 रुपये वाले पर कैपिटा इनकम से, जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी बांग्लादेश हर मरहले में हिंदुस्तान से आगे है, वहां से लोग 2,500 रुपये वाले इलाके में माइग्रेशन कैसे करेंगे। तो इस पूरे माहौल को बनाकर उन्होंने ये BLO, जैसे BLO कौन है उसकी हैसियत आपको पता है, वो टीचर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनको ये राइट दे दिया कि वो किसी के भी फॉर्म को एक्सेप्ट न करके आगे भेज सकते हैं कि ये डाउटफुल सिटीजन का फॉर्म है। अब डाउटफुल का फॉर्म रोक लिया जाएगा, उसको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। फिर वो फॉर्म दिया जाएगा ERO को। ये ऑर्डर कह रहा है, प्रैक्टिकल क्या है वो अलग है। ऑर्डर ये कह रहा है कि BLO किसी का भी फॉर्म रोक के डाउटफुल कह सकता है और वो उसको ERO को भेज सकता है। अब ERO साहब को यह अख्तियार दे दिया गया है कि ERO साहब जो हैं वो किसी का भी फॉर्म जो है वो रोक सकते हैं और रोकने के साथ साथ उसको फॉरेनर डिक्लेयर कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिब्यूनल भेज सकते हैं। तो यानी कि SDM को ये जो इलेक्शन कमीशन है, जिसका काम इलेक्शन कराना, जिसका काम इलेक्शन की लिस्ट बनाना है, उसको ये पावर दे दिया गया कि वो लोगों की नेशनलिटी होल्ड करे डाउटफुल सिटीजन से, फिर उसको फॉरेनर डिक्लेयर करते हुए फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास भेज दे। तो बुनियादी तौर पर इस पूरे SIR में जो सबसे प्रॉब्लमेटिक मामला है वो उसकी ओवर पावर का है, कि वो उसकी ओवर पावर है। अब उसके दूसरे सोशो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हैं। बिहार में क्या हुआ? बिहार में यह हुआ कि 41 लाख लोगों के नाम रिमूव किए गए। 41 lakhs name have been removed and 21 lakh have been added. Initially वहां पर 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम रिमूव किए गए थे। फिर उसके बाद जब ये आधार को कोर्ट ने, क्योंकि उस वक्त सुनवाई चल रही थी और ये लग रहा था कि कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन का इनकार नहीं करते हैं, प्रेशर मूवमेंट काफी बिल्ड हो गया था, तो उस वक्त उन्होंने आधार को एक्सेप्ट कर लिया था। तो आधार के एक्सेप्ट होने की वजह से जो प्राइमरी लिस्ट आई थी और जो फाइनल लिस्ट आई थी, उसके बीच में तकरीबन 30 लाख लोगों ने अपनी एंट्री आधार से करवा ली थी। फाइनली ये हुआ कि 41 लाख लोग गायब हुए, 21 लाख जोड़े गए। अब वो जो 21 लाख लोग जोड़े गए हैं उनका डिटेल किसी के पास नहीं। उन 21 लाख लोगों में से 2,55,000 लोग वो हैं जिनका कोई एड्रेस ही नहीं है, जो जीरो एड्रेस के साथ में है। एक मकान में, बरचेट्टी विधानसभा में एक मकान में 875 आदमी मिले। तो जाहिर सी बात है कि वो जो 21 लाख लोग हैं, अगर वो बहुत माइक्रो एनालिसिस के साथ कुछ सेलेक्टेड पूलिंग बूथ्स में बढ़ाए गए होंगे तो वो 21 लाख पूरे इलेक्टोरल रिजल्ट को बदल सकने की ताकत रखते हैं। कैसे ताकत रखते हैं? पिछला जो इलेक्शन बिहार का हुआ था
उसमें सिर्फ 12,800 वोट का डिफरेंस था दोनों पार्टीज के बीच में। अब उस स्टेट में जहां 5 साल पहले इलेक्शन हुआ हो और वहां पर 12,000 वोट का डिफरेंस हो और वहां पर 65 लाख वोट का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, यानी कि 41 लाख वोट जो है वो रिमूव हो जाएं, 21 लाख वोट आ जाएं, 3,55,000 डाउटफुल में चले जाएं, तो इलेक्शन रिजल्ट किस तरह का आएगा आप उसको एज्यूम कर सकते हैं और जो रिजल्ट आया उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 121 सीटें ऐसी हैं बिहार में जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं जिनमें हार जीत के डिफरेंस से डबल उन असेंबली इलाकों पर वोट रिमूव किए गए हैं। अब जैसे किशनगंज है, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, किशनगंज में 11.8% लोगों को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर कर दिया गया, पूर्णिया में 12% लोगों को बाहर कर दिया गया। तो जैसे जो उसका सोशो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ है SIR का बिहार में, उसका इम्पैक्ट ऐसे है कि मुसलमानों की आबादी बिहार में 16.8% है, 16.8%। तो 16.8% आबादी है, लेकिन जो टोटल रिमूवल हुआ है मुसलमानों का इस लिस्ट में वो 33% हुआ है, यानी कि मुसलमान अपनी जो पॉपुलेशन था उससे डबल लोगों के नाम वहां पर डिलीट कर दिए गए हैं। और जो दूसरा जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो इम्पैक्ट जो है वो वीमेन पे हुआ है। लेकिन इन सब के बाद भी कहीं पर भी 7 से 9 के बीच में ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 7 से 9 जो हैं वो रोंगिया बांग्लादेशी मिले हैं, उसके अलावा कोई नहीं मिला। तकरीबन 385 विदेशी मिलने की बात हुई है बिहार के जो है वो SIR के प्रोसेस में, वो कोई विदेशी नहीं है, वो नेपाल की औरतें जिनकी शादी बिहार के बॉर्डर में हो गई है, कोई विदेशी नहीं मिला। यानी कि पूरा जो क्लेम था जिसके नाम पर उन्होंने मुसलमानों को, जिसके नाम पर उन्होंने दूसरी माइनॉरिटीज को, जिसके नाम पर उन्होंने जो पॉलिटिकल अपोनेंट ग्रुप थे उनको हटाया है। दूसरा जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड इलाका है वो गोपालगंज का इलाका है। गोपालगंज में तकरीबन 15% और मधुबनी में 11% लोगों के नाम जो है वो रिमूव हुए हैं। अब बंगाल में भी जो है वो चल रहा है SIR, और बंगाल में SIR की इंटरिम लिस्ट जो है वो कल आ गई है। तो बंगाल में 58 लाख लोगों के नाम इंटरिम लिस्ट से रिमूव किए गए हैं। अब 58 लाख लोगों में से जो है वो 7 लाख औरतें ज्यादा हैं, यानी कि औरतों के साथ ज्यादा मसला हुआ है। और जो ज्यादा इफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर बंगाल के बारे में जो अभी इंटरिम रिजल्ट हैं उसको देख के ये कहा जा सकता है कि जिस झोंके में इन्होंने आसाम की NRC कराई थी और आसाम की NRC के नतीजे इनके खिलाफ आए, इसीलिए वहां पर वो SIR नहीं करा रहे हैं, वो इंटेंसिव रिवीजन करा के अपने हिसाब से लिस्ट को ऊपर नीचे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट का बेसिस नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उसमें मुसलमानों के नाम 3 से 4 लाख थे और 19,66,000 में 15 लाख के आसपास से ऊपर जो है वो नॉन मुस्लिम के नाम थे। तो इस बार बंगाल में भी क्या हुआ है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर मतुआ समाज रहता है, मतुआ समाज एक पूरा ग्रुप है, उनके अलग भगवान हैं, वो जो है बांग्लादेश और इंडिया दोनों में रहता है, दोनों जगह उनकी आबादी है। लेकिन ये 24 परगना के जो इलाके हैं वहां पर उनकी तादाद ज्यादा है। आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन में मोदी जो हैं वो बांग्लादेश मतुआ समाज के मंदिर में गए थे, इलेक्शन जिस दिन बंगाल में वोटिंग थी। तो उन इलाकों में ज्यादा इफेक्टेड हैं, तकरीबन 8% के आसपास। कलकत्ता में जो हिंदी भाषी इलाके के लोग हैं, कलकत्ता और हावड़ा, वहां पर 5.5% और 4.5% लोगों के नाम रिमूव हुए हैं। और मजेदार बात यह है कि बीजेपी सबसे ज्यादा हंगामा मचाए हुए थी मालदा और मुर्शिदाबाद के लिए, जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन है 70% से अबव। तो मुर्शिदाबाद में 1% सिर्फ नाम कटे हैं। तो इससे अंदाजा ये होता है कि ये जो पूरा हंगामा खड़ा किया गया था वो हंगामा सिर्फ झूठे नैरेटिव पे खड़ा किया गया था। तो बंगाल की लिस्ट में हिंदी बोलने वालों के नाम कटे हैं और वहां पर मतुआ समाज के नाम ज्यादा कटे हैं। उसी तरह से सब जो लिस्ट आई है वो सबसे ज्यादा जहां पर इफेक्ट SIR का हुआ है उस पे जाहिर सी बात है कि नॉर्थ के लोगों का उतना बेसिक रिसर्च भी नहीं होता है,
उसके रीजंस क्या हैं अभी टाइम लगेगा आने में। तमिलनाडु से 97 लाख लोगों के नाम रिमूव हुए हैं। वहां पर आबादी जो है 5.49 करोड़ है, यानी कि जो है 5.5 करोड़ में आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि 1 करोड़ लोग वहां पे उड़ गए हैं। चेन्नई जो है वो 1/4 24% लोग सबसे ज्यादा जो वहां पर रिमूव हुए हैं नाम वो चेन्नई में हुए हैं। दूसरा शहर जो है वो कोयम्बटूर है। तीसरा खुद स्टालिन की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। राजस्थान में जहाँ पर 5 करोड़ 4 लाख वोटर हैं वहाँ 44 लाख नाम गायब हुए हैं। गुजरात में जहाँ पर 4 करोड़ 34 लाख वोटर्स हैं वहाँ पर जो है 73 लाख लोग गायब हुए हैं। गोवा जिसकी आबादी 10 लाख वोटर्स की थी, जहाँ पर 10 लाख वोटर थे वहाँ पे 1 लाख वोटर चले गए हैं। पौंडीचेरी जहाँ पर 9,18,000 वोटर थे वहाँ पर अभी जो प्राइमरी लिस्ट आई है वहाँ पर 1,08,000 वोट गायब हुए। तो मोटा मोटा अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं और अगर यूपी में आए तो सबसे ज्यादा असर इसका यूपी में देखने को मिला है। यूपी में जो लिस्ट अभी इंटरिम लिस्ट बनी नहीं है, लेकिन जो डेटा हम लोग ट्रैक करते हैं उस डेटा के हिसाब से एब्सेंट, ASD बोलते हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेथ्स, वो ASD मिलाकर 3 करोड़ लोग यूपी की लिस्ट में बाहर है। इसीलिए आपको याद होगा कि यूपी के लिए ये डेट जो है 6 दिसंबर तक थी, फिर 6 दिसंबर से 11 बढ़ाई गई, फिर 11 से 16 करी गई, अभी वो 26 कर दी गई है। 16 वाली डेट जो है वो दूसरे स्टेट की थी तो उनकी कल रात की लिस्टें आ गई हैं, परसों रात की। एक भी 11 वाली आ गई हैं 19 को, लेकिन अब ये 26 कर दी गई। तो फाइनल जो इंटरिम लिस्ट आएगी वो 26 के बाद 1 हफ्ते के बाद आएगी, यानी कि 4 तारीख के 3 से 4 तारीख तक जो है वो यूपी की इंटरिम लिस्ट आएगी। तब एग्जैक्ट नंबर मालूम चलेंगे कि कितने नंबर गए। लेकिन कल रात तक यूपी में 3 करोड़ लोग गायब हो चुके थे। सबसे खराब पोजीशन यूपी में जो है वो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की है, जिसमें 40% लोग गाजियाबाद में वोटर लिस्ट से गायब हो गए, वो डिलीशन में है। अब उसमें यह भी कहा जा रहा है कि गाजियाबाद जो है वो 40% और नोएडा 25%। तो ये कहा जा रहा है कि गाजियाबाद शहर और नोएडा ज़्यादातर ये इमिग्रेंट्स के शहर हैं, यहाँ पर माइग्रेंट लोग रहते हैं। तो लोगों ने अपने गांव में SIR करा लिया है, तो उसका ये एक इफेक्ट ये भी है। और डेट बढ़ाई जा रही है, अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सब एजम्पशंस हैं जब तक फाइनल डेटा हमारे हाथ में नहीं आता। तो एजम्पशन ये है कि डेट अगर बढ़ाई जा रही है तो इसका मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसके अपने वोटर्स के नाम नहीं पड़े। अगर माइनॉरिटीज छूट रहे होते या खुल के कहा जाए कि मुसलमान वोटर छूट रहे होते तो डेट कम कर दी जाती। डेट बढ़ाई जा रही है तो इसका मतलब जो है कि उनके अपने वोटर छूट रहे हैं। इस वजह पहले 1 हफ्ते बढ़ाई गई, फिर पूरी 1 महीने कर दी गई, तो डेट बार बार बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब अपने वोटर्स उनके छूट रहे हैं। खुद चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे वोटर जो है वो किस तरह से वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या कैसा स्टेटमेंट है, लेकिन खुद ये चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है 2 दिन पहले कि हमारे वोटर जो है वो SIR में नहीं आ पा रहे हैं। अब उस 3 करोड़ में 40% गाजियाबाद से हैं, तकरीबन 11 लाख। लखनऊ में 30% लोग लखनऊ में इस पूरी लिस्ट से गायब हो चुके हैं। बलरामपुर में 26% हैं, कानपुर में 25% हैं, नोएडा में 25.8 हैं, मेरठ में 25% हैं। तो एक लंबी तादाद जो इफेक्टेड लोगों की है वो सबसे ज़्यादा यूपी में है। तो तकरीबन 6 करोड़ लोग इस पूरे मुल्क में जो है वो वोटर लिस्ट से अभी तक गायब किए जा चुके हैं, इंक्लूडिंग बिहार। और इसमें तकरीबन आधे मुल्क की अभी SIR हुई है। दिल्ली में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, कर्नाटका में नहीं हुआ, तो इन स्टेट्स में अगर होगा तो अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 8 से 10 करोड़ के बीच में इन लोगों के नाम हटाए जाएंगे। अब ये जो नंबर्स हैं वो कैसे बढ़ते और घटते नंबर कैसे इफेक्ट डालते हैं। महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुआ 2019 का, तो 2019 और 2024 के बीच में जो पूरे महाराष्ट्र में वोट बढ़े उनकी तादाद थी 36 लाख। फिर
24 के लोकसभा के चुनाव में वहां पर बीजेपी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई और 28 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस ने वहां पर जीती। तो उसके बाद क्या हुआ कि 5 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ। तो 5 महीने के बाद जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो कितने 36 लाख 5 साल में, 19 से 24 के बीच में कितने वोट बढ़े? 36 लाख। तो 2024 से लेकर 2024 के आखिरी तक यानी कि 5 महीने में कितने वोट बढ़े होंगे, एक अंदाजा लगाइए। 5 साल में वोट बढ़े 36 लाख और 5 महीने में बढ़ाए गए 42 लाख। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा डेटा कह रहा है। तो 42 लाख वोट बढ़े और 42 लाख वोट उन 12,500 पोलिंग बूथ्स पे बढ़ाए गए जहां पर बीजेपी हारी थी। एक छोटा एग्जाम्पल कि 29,000 वोट बढ़ाए गए खुद वहां के चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नागपुर में, और चीफ मिनिस्टर साहब 27,000 वोट से जीत के आए। तो 2 निशाने हैं इस पूरे प्रोसेस में कि जो सोशली जो ग्रुप्स हमको वोट नहीं करते हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन नहीं करते हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि वो पूरा एक मैकेनिज्म है। अब जो 3,55,000 वोट हैं जो डाउटफुल लिस्ट में डाले गए या जो 41 लाख वोट हटाए गए हैं, वो जाएंगे 4-5 साल तक कोर्ट में लड़ेंगे, ट्रिब्यूनल में लड़ेंगे, फिर वापस आएंगे, लेकिन तब तक तो इलेक्शन हो चुका है, वो तो इंपैक्ट डालते हैं। तो उन तमाम कम्युनिटीज को जो उस पूरी आइडियोलॉजी को इंडोर्स नहीं करती हैं, उसको आप हटा दीजिए। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पहले वोटर्स जो हैं वो सरकार को चुनते थे, अब आप सरकार को चुन रहे हैं, एक प्रोसेस। दूसरा, मैंने शुरू में बात कही थी कि पहले हमारी जो डेमोक्रेसी थी उसकी खूबसूरती ये थी कि उसमें सारे तरह के लोग शामिल थे, लेकिन आपने जो बर्डन है उसको शिफ्ट करके इंडिविजुअल के नाम डाल के आपने वोटर की लिस्ट को श्रिंक कर दिया है। यानी कि 20-25% लोग आप यहां से भी आखिरी तक हटा देंगे तो कौन हटेगा? मुसलमान हटेगा, ट्राइबल्स हटेंगे, ओबीसीज की वो कम्युनिटी हटेंगी जो उस आइडियोलॉजी को इंडोर्स नहीं करती हैं, दलितों की वो कम्युनिटीज हटेंगी जो उस आइडियोलॉजी को इंडोर्स नहीं करती हैं। तो ये एक पूरा 3 पार्ट में सेटअप है, जिसमें डिलिमिटेशन भी है, जिसमें 1 इलेक्शन 1 नेशन भी है, और तीसरा पार्ट SIR है, जिसके तहत वो पॉलिटिकल मैपिंग भी चेंज कर रहे हैं। उसके तहत वो अपनी पसंद के वोटर्स लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा बिहार में वोट हटाए गए, तकरीबन 11% के आसपास हटाए गए। तो उस तरीके से उन इलाकों में जहां कम्युनिटीज़ उनको वोट नहीं कर रही हैं, उनके वोट को रिमूव कर रहे हैं। और जो लास्ट जो सबमिशन है, वो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यह पावर दे दिया है कि किसी भी आदमी को वो फॉरेनर डिक्लेयर कर दें। अब सपोज करिए जो ये लॉ कहता है कि 3,55,000 लोग बिहार में हैं, सब ने अपनी सिटीजनशिप कोर्ट वगैरह के थ्रू प्रूफ कर ली, लेकिन जो 10,000 या 15,000 आदमी तो बचेंगे ना, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है। आप 10% का मोटा मोटा मान लें तो 35,000 उन्होंने वो लोग तैयार कर देंगे जिनके वो सिटीजनशिप राइट फ्रीज कर देंगे, और फिर वो रोंगिया की तरह इधर से उधर भटकेंगे। तो 35,000 बिहार में हो सकते हैं। तो वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की सैडिस्ट अप्रोच को सेटिस्फाई करने के लिए वो हर इलाके में कुछ इस तरह के लोग निकालेंगे। यही इसका पूरा पॉलिटिकल और सोशल इंपैक्ट है। आप हजरात ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।